Hello students, welcome back to another video of Accounting Hill। लास्ट क्लासेस में हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट 1 में हमने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। पार्ट 2 जिसमें हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 जिसमें हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आज का टॉपिक आपने पहले 100% पहले कंप्लीट कर रखा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वहां पे भी हमने सीखा था कि हाउ वी रिकॉर्ड द चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मुझे पता है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आता है, बट फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स, टर्म 2 का ईच एंड एवरी पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूं। इसलिए हम आज इस टॉपिक को दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि अगर हमारे पिछली टर्म्स में कोई कंसेप्ट वीक भी रह गए तो हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। वाई वी रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेस आवर लायबिलिटीज। हमें पता है बिकॉज ऑफ चेंज इन टाइम असेट्स की वैल्यू और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे चेंज होती है। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज होने के कारण जो भी प्रॉफिट्स या लॉस होता है उस पर रिटायरिंग पार्टनर का भी हक होता है। वो भी उस प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए वो भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम रिटायरिंग पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर वी रिवैल्यू आवर एसेट्स एंड रीअसेस आवर द लायबिलिटीज बिकॉज profit or loss due to such revaluation should be distributed with the retiring partner. For this purpose, हमें पता है इस पर्पस के लिए we prepare the revaluation account। हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? We prepare the revaluation account। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या था? रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। इसका नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? डेबिट साइड रिकॉर्ड ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। जितने भी फर्म के खर्चे हैं या फर्म को जो भी लॉस हुआ है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। एंड क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल रिवेन्यूज, जितनी भी हमारी रिवेन्यूज है और प्रॉफिट्स हुए हो वो सब हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। चलिए एक हल्का सा रिवीजन लेते हैं कि हाउ वी प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट है? देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म। डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो अगर आपके असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और अगर असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो डेट विल बी द लॉस फॉर द फर्म। तो इंक्रीज इन असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ये आपके लिए प्रॉफिट की फिगर है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हो। अगर असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो ये आपके लिए लॉस की फिगर है, आप इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हो। क्लियर? वैसे ही अगर आपकी लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो फर्म्स के लिए लॉस है, और लायबिलिटीज अगर रिड्यूस होती है तो फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपके लिए प्रॉफिट क्रेडिट साइड, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो लॉस डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड असेट्स, वो असेट्स जो बुक्स में पहले रिकॉर्ड नहीं थे, अब अगर हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं डेट मीन्स असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है मीन्स वो लायबिलिटीज जो पहले रिकॉर्ड नहीं थी
अब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग आवर लाइबिलिटीज। हम अपनी लाइबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, सो डेबिट साइड। क्लियर। अब हम चेक करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो हमें क्या होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को आप ऑल पार्टनर्स में इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, जितने भी आपके पुराने पार्टनर्स थे ए बी सी इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उसको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आप यहां पे लिखोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स मींस एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और इफ डेबिट साइड, अगर आपकी डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो आपको रिवैल्यूएशन लॉस होगा, और दिस रिवैल्यूएशन लॉस इज डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, कंफर्म। चलिए इसकी जर्नल एंट्रीज भी देखते हैं। सबसे पहले इफ इंक्रीज इन एसेट्स, अगर आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमने 11th क्लास में रूल पढ़ा था कि इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होता है। दूसरा, रिवैल्यूएशन आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। सेकंड एंट्री, फॉर डिक्रीज इन एसेट्स, अगर आपके एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होने का मतलब क्या है, आपको लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट्स रिड्यूस होने पे एसेट्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है ये दोनों एंट्रीज, किसी बच्चे को कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अभी मैंने आपको बताया कि अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब क्या होता है, वो एसेट्स जो बुक में रिकॉर्ड नहीं थे, अब हम उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और एसेट्स इंक्रीज होने पे आपको प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, फॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो फर्म को लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटीज इंक्रीज करने पे हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज रिड्यूस होने पे फर्म को प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटीज को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर आता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज सेम कंसेप्ट, वो लाइबिलिटीज जो पहले रिकॉर्ड नहीं थी अब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, फर्म को लॉस तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे लाइबिलिटीज को क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। क्लियर। नेक्स्ट आता है इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, हमने पढ़ा कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड के तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स, वर्ड आता है ऑल, मींस अगर ए बी और सी तीन पार्टनर्स है, 3:1 की रेशियो है, सी रिटायर हो रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपको लॉस हो रहा है मींस डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड कम है, आपको लॉस हो रहा है तो लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, आपकी एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? और कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर? कंफर्म? ये तो थे कंसेप्ट। मुझे पता है आपको सारे कंसेप्ट आते हैं, बट फिर भी मेरी ड्यूटी है कि हर बच्चे को एक बार पूरी तरीके से टर्म 2 के लिए तैयार करना, ताकि हमारा जो मिशन 40 है वो 40 हम अचीव कर सके। क्लियर? चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ केसेस देखते हैं, उसमें हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। जैसे एक क्वेश्चन हमने बनाया, पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द रिटायरमेंट ऑफ जेड एज अ पार्टनर हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। सॉरी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई नहीं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम 3:1 ले लेंगे हर केस में। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज, बुक वैल्यू दी हुई है 50,000। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली चेंज इन वैल्यू। रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली चेंज इन वैल्यू। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें सिर्फ चेंज इन वैल्यू रिकॉर्ड करी जाती है, और न्यू वैल्यूज, जो नई वैल्यूज होती है, आर रिकॉर्डेड इन, जो नई वैल्यूज है दे आर रिकॉर्डेड इन न्यू बैलेंस शीट। वो कहां पे रिकॉर्ड करी जाएगी? नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करी जाएगी। ये सर अब आप क्यों पढ़ा रहे हो दोबारा से? बेसिकली बेटा, इसके पीछे पर्पस ये है कि अब आपका पेपर सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो आपको सारी चीजें प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। क्लियर? तो हमें ध्यान रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली चेंज इन वैल्यू। जितनी भी वैल्यू से आपके एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नोट करते हैं, और जो भी आपकी न्यू वैल्यू होगी दे आर शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। क्लियर? तो यहां पे इन्होंने बोला है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज। कितने से वैल्यू चेंज हो रही है? 10,000 रुपीज से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जबकि बुक वैल्यू कितनी थी? 50,000 रुपीज थी। तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी, वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आपकी जर्नल एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 10,000 रुपीज से हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखोगे बाय फर्नीचर 10,000 रुपीज, और जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे वहां पे आप फर्नीचर की वैल्यू लिखोगे 50 + 10 60,000 रुपीज, न्यू वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू 40,000, यानी दिस इज द न्यू वैल्यू। ये आपके लिए क्या है? ये न्यू वैल्यू है ऑफ फर्नीचर, और आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 30,000 रुपीज। यानी यहां पे भी फर्नीचर इज इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज, तो आपकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से वैल्यू आएगी? 10,000 रुपीज से वैल्यू इंक्रीज हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट में 10,000 रुपीज, और न्यू बैलेंस शीट में जो आपकी ये वैल्यू है 40,000 रुपीज, ये एसेट साइड शो होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 50,000 रुपीज। हमें वैल्यू कितनी लानी है? ब्रॉट अप टू 120%, यानी द न्यू वैल्यू शुड बी इंक्रीज बाय 20%। हमारी जो नई वैल्यू है वो कितने से इंक्रीज हो रही है? 20% से इंक्रीज हो रही है। 50,000 का 20% आप कैलकुलेट करोगे तो 10,000 रुपीज आएगा। तो आपका पॉइंट वही आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड बाय 10,000 और जो बैलेंस शीट में फर्नीचर आएगा वो आपका आ जाएगा 50 + 10 60,000। सर तीनों पॉइंट सेम थे, फिर आपने तीनों पॉइंट्स क्यों करवाए? देखो तीनों पॉइंट्स में बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट आया, पर तीनों की वर्डिंग्स में आपको समझाना चाहता था कि पहले में आपको दिया है इंक्रीज बाय, यानी चेंज इन वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर? तो आपने चेंज इन वैल्यू रिकॉर्ड करी रिवैल्यूएशन में और न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में। सेकंड पॉइंट में इंक्रीज टू दिया हुआ है, यानी दिस इज द न्यू वैल्यू, आपको चेंज इन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थर्ड, आपको परसेंटेज के बेस पे सिर्फ आपको एक क्लैरिफाई करवाने के लिए पॉइंट बताया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी स्टॉक की वैल्यू हमने 10% कम लिखी हुई है। अब हमें स्टॉक की वैल्यू क्या करनी है? इंक्रीज करनी है, ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है। तो हम क्या करते हैं इसमें? लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू हमने ले ली x। हमने कितने परसेंट से कम लिखा हुआ है? 10% से कम लिखा हुआ है, मींस 90% ऑफ x, हमने 90% लिखा है। दिस इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100/90, दिस इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 20,000 रुपीज, यानी x की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 20,000, यानी स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू 20,000 रुपीज है, जबकि वैल्यू कितनी लिखी हुई थी? 18,000 रुपीज, यानी स्टॉक इज इंक्रीज बाय 2,000 रुपीज। स्टॉक को इंक्रीज करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज होने पे असेट्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपीज। क्लियर? 18,000 वैल्यू थी, जबकि वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 20,000, तो 2,000 से हमने स्टॉक को इंक्रीज कर लिया। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, अब फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, आपके फर्नीचर की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है? फर्नीचर की वैल्यू हमें क्या करनी है? रिड्यूस करनी है। 10% हमने ज्यादा लिखी हुई है। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ये फर्नीचर है, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 22,000 रुपीज। तो हमने क्या करा? लेट ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ओरिजिनल वैल्यू हमने ले ली x, तो इसका मतलब हमने ज्यादा लिखा हुआ है 10%, 110% वैल्यू लिखी हुई है। x इज इक्वल टू 22,000, x इज इक्वल टू 22,000 इंटू 100/110। आप इसको सॉल्व करिए, दिस विल बी इक्वल टू 20,000 रुपीज आएगा। इसका मतलब आपको फर्नीचर को रिड्यूस करना है। कितने से रिड्यूस करना है? आपको रिड्यूस करना है 2,000 रुपीज से। तो आपकी एंट्री होगी, आपके लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 2,000 रुपीज से। क्लियर? इसका मतलब आप जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर आप फर्नीचर को लिखोगे 20,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक 25,000 है, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 20,000। सिंपल सी है, कोई भी पॉइंट नया नहीं है, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं। स्टॉक को इंक्रीज करना है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट,
मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एक्स, मशीन ने जो है एक्स ने ले ली है 80,000 रुपीज में ले ली है, जबकि बुक वैल्यू जो थी वो 60,000 रुपीज थी। देखो बेटा, ये एंट्री आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट आप रिवैल्यूएशन ऑफ मशीन करोगे और सेकंड पार्ट आप पार्टनर के जब एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमारी दो एंट्री है। देखो मशीन की वैल्यू कितनी थी 60, टेकन ओवर कितना है 80,000 रुपीज एग्रीड प्राइस, यानी 20,000 आपकी जो है मशीनरी इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 रुपीज सबसे पहले। अब पार्टनर ने कितने में टेक ओवर करी है ये मशीन, ये टेक ओवर कर रहा है 80,000 रुपीज में। जब भी कोई पार्टनर एसेट्स टेक ओवर करता है तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू मशीनरी कितना 80,000 में टेक ओवर कर लिया। अब अगर हम इसके अकाउंट्स में पोस्टिंग देखें, देखो बेटा इस टर्म में आपका पेपर सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको अकाउंट्स बनाने आने चाहिए, बहुत स्ट्रांगली आने चाहिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे उसमें क्रेडिट साइड आप लिखोगे 20,000। क्यों? क्योंकि आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सेकंड, जब आप एक्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जिस पार्टनर ने ली है मशीन उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आप लिखोगे 80,000 रुपीज। थर्ड, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, नई बैलेंस शीट बनाओगे, वहां पे कोई भी एंट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर ऑलरेडी टेक ओवर कर चुका है। क्लियर? कंफर्म। नेक्स्ट केस, out of the amount of insurance premium which were debited to profit and loss account rupees 5,000 to be carried forward to the next year। 5,000 रुपीज हमारा अभी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है जिसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा। मींस हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्यों? अनएक्सपायर्ड एसेट्स, हमारे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट्स होता है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री होगी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म। नेक्स्ट केस, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन रुपीज 5,000 पेड बाय एक्स। देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है। अगर रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है तो आपको पता है आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे। ये तो कंफर्म है क्योंकि हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपका डेबिट होगा। अब ये पे किसने किया है, एक्स ने पे किया है। तो फर्म की ड्यूटी है कि फर्म विल पे दिस अमाउंट टू द एक्स। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। आपकी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म। क्योंकि आपको लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे, एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्लियर? 10th, a debtor whose due of 14,000 rupees were written off as bad debts। लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स हो चुका था, पेड 10,000 इन फुल सेटलमेंट। ये बच्चों को कई बार कंफ्यूजन देता है कि सर 14,000 का बैड डेब्ट्स था, 10,000 दिए हैं तो हमें 4,000 का लॉस होगा। नहीं, लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स था, इसका मतलब लास्ट ईयर लॉस हो चुका था। इस बार जो भी हमें अमाउंट मिला ये हमारे लिए कौन सी फिगर होगी, प्रॉफिट की फिगर होगी। तो इस 14,000 का हमें कोई रोल नहीं,
हमें सिर्फ उसने कितना पे किया है, 10,000 रुपीज पे किया है, तो दिस इज द केस ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी एंट्रीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। देखो बच्चे है ना बहुत जल्दी में बैड डेब्ट्स अकाउंट लिख के आएंगे, जो कि गलती होती है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितना अमाउंट रिकवर्ड हुआ है, 10,000 रुपीज रिकवर हुआ है। सबसे पहले ये प्रॉफिट, सॉरी बैड डेब्ट्स रिसीव करने की। अब ये बैड डेब्ट्स रिकवर कंपनी के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो हमारी सेकंड एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट, 10,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड एंट्री कर दोगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड आप एंट्री कर दोगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्लियर, कंफर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से नोट करिएगा। जिन भी बच्चों को जो भी पॉइंट्स नोट करने हैं प्लीज वो वीडियो को पॉज करें और अपने पॉइंट्स को नोट करें। इनका प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करिए। मेरी गारंटी है कि अगर आपने सारे नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर रिटर्न डाउन कर लिया, सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से रिटर्न डाउन कर लिया, तो एक सिंगल पॉइंट भी आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5,000 टू ₹3,000। हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिड्यूस हो रहा है। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लाइबिलिटीज होती है, वो रिड्यूस हो रही है, प्रॉफिट है। या दूसरे सेंस में समझ सकते हो, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कम हो रही है तो इसका मतलब आपके डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये भी आप समझ सकते हो। तो जब भी प्रोविजन रिड्यूस होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, तो डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से रिड्यूस हो रही है, 5,000 से 3,000 हो गया, तो 2,000 से रिड्यूस हो रही है। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ ₹4,000 वाज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल आपके लिए क्या होता है बेटा, आउटस्टैंडिंग बिल आपके लिए होता है लाइबिलिटीज। क्या होता है, लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग फुल बिल फॉर रिपेयर, यानी आपको अपनी लाइबिलिटीज इंक्रीज करनी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 4,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मींस अनरिकॉर्डेड असेट्स है 10,000 रुपीज के, तो ये आपके लिए प्रॉफिट की फिगर है। तो आपके असेट्स इंक्रीज होने पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 10,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है टुवर्ड द सप्लायर, सप्लायर के अगेंस्ट 12,000 रुपीज की, तो यानी आपको लॉस हो रहा है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं 12,000 रुपीज के। क्लियर, कंफर्म, सारी चीजें क्लियर है आपको। लास्ट पॉइंट देखते हैं, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय ₹5,000। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक हो रहे हैं, क्रेडिटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो आपके लिए प्रॉफिट है। लाइबिलिटीज रिड्यूस होने पे हम उसको डेबिट कर देते हैं,
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000। जब नई बैलेंस शीट बनेगी वहां पे हम क्रेडिटर्स को रिड्यूस कर देंगे 5000 रुपीज से। क्लियर है? कंफर्म? देखिए ये बहुत सारे केसेस थे जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ये क्वेश्चंस में अक्सर आते हैं। याद रखिए अगर पेपर आपका जब सब्जेक्टिव आएगा तो जो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज है 2-3 एंट्रीज कंफर्म एग्जाम में जरूर आती हैं। अगर हम रिटायरमेंट के क्वेश्चंस की बात करें तो वहां पे एंट्रीज जो बनती है, एक एंट्री आपकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से बनती है जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था, 2 या 3 एंट्री आपकी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से बनती है जो हम आज का रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से बनती है जिसके केसेस हम आज कर रहे हैं, एक एंट्री आपकी अनरिकॉर्ड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस से बनती है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप छोटे छोटे पॉइंट्स है, पहले आप इनको ध्यान से समझिए ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं जिसमें बच्चों को अक्सर कई बार कंफ्यूजन होती है, बट ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने के चांसेस भी होते हैं, कई बार ये शॉर्ट फॉर्म में अलग से पूछ लेते हैं। XYZ are partners sharing profit in the ratio 3:2:1। आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। Z इज रिटायर। मैंने हमेशा बोला जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमेशा सर्कल कर लो। Z इज रिटायर्ड। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ Z, जब Z रिटायर हुआ था, डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स appeared 76,000 and 8,000 respectively। जिस टाइम जेड रिटायर हुआ था आपकी बैलेंस शीट में इस तरीके से डेटर्स 76,000, इसमें से प्रोविजन 8,000 रुपीज माइनस करके ये वाली फिगर 68,000 रुपीज आपको बैलेंस शीट में लिखी हुई थी। अब इन्होंने बोला है 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। 6,000 के डेटर्स जो है बैड डेट्स प्रूव्ड हो गए हैं एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड, और हमें 5% प्रोविजन क्रिएट करना है ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ताकि जो डाउटफुल डेब्ट्स है उसके लिए हमें 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको पुराने प्रोविजंस दिए हुए हैं और आपको नए बैड डेब्ट्स दिए। तो जब भी हम इसकी एंट्रीज करेंगे सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा आप अपने बैड डेब्ट्स की एंट्री करिए। आप जब बैड डेब्ट्स की एंट्री करोगे तो आपका एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आपको हमेशा सबसे पहले बैड डेब्ट्स की एंट्री करनी है, और बैड डेब्ट्स आपके लिए लॉस होता है। बैड डेब्ट्स की एंट्री हम कैसे करेंगे? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अपने बैड डेब्ट्स को इंक्रीज कर देंगे और डेटर्स को रिड्यूस कर देंगे। कितने का है? 6,000 रुपीज। क्लियर? ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। अगर हम अपने अकाउंट्स की तरफ देखें तो हम यहाँ पे हमारा एक अकाउंट बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एक हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप डेटर्स कितने हैं? 76, इसमें से बैड डेब्ट्स को माइनस कर दीजिए। बैड डेब्ट्स कितने बैड डेब्ट्स है? 6,000 रुपीज, जितने भी हो पहले यहां से माइनस कर लिया। अब देखिए सेकंड कंसेप्ट आपको ध्यान से देखना होता है कि आपने जो बैड डेब्ट्स है उसके लिए कितना प्रोविजन बना रखा था। आपका प्रोविजन कितना था बेटा? प्रोविजन था 8,000 रुपीज। कितना प्रोविजन था? 8,000 रुपीज प्रोविजन था। बैड डेब्ट्स कितने के हुए? 6,000 रुपीज के हुए। यानी जितना हमें बैड डेब्ट्स हुआ उतना हमने प्रोविजन आराम से क्रिएट कर रखा था, तो फर्म को कोई भी एक्सेस लॉस
नहीं हुआ तो आप सेकंड बैड डेब्ट्स को एडजस्ट करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू बैड डेब्ट्स। कितना? 6,000 रुपीज। अगर सपोज करो आपका प्रोविजन होता 4,000 रुपीज, प्रोविजन कम होता बैड डेब्ट से 6,000 रुपीज से, तो आपको कितना लॉस हो जाता? 2,000 रुपीज का लॉस होता। डेट लॉस विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो हम कहां पे डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, टू बैड डेब्ट्स 6,000 रुपीज। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 5%। अब 5% प्रोविजन देखो, 5% हमेशा इस वाली फिगर का कैलकुलेट करोगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब इसका 5% जब आप क्रिएट करोगे तो दिस विल बी 3,500। आप प्रोविजन माइनस करके फिगर यहां पे लिख दोगे। अब आपका पहले से प्रोविजन कितना था? देखो प्रोविजन आपका था टोटल 8,000 रुपीज का, उसमें से 6,000 का प्रोविजन आपका बैड डेब्ट्स में एडजस्ट हो गया। ठीक है बेटा, अभी भी कितना प्रोविजन बचा हुआ है? 2,000 का, और आपका नया प्रोविजन कितना है? 3,500 का। यानी अब आपको 1,500 का एक्सेस प्रोविजन बनाना है। उसके लिए आप एंट्री कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,500। क्लियर? कंफर्म? और यहां पे आप लिख दोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मेंशन करने के लिए लिख दीजिए टोटल प्रोविजन 3,500, उसमें से 2,000 का पुराने वाला प्रोविजन बचा हुआ था, 1,500 का आपको लॉस हो गया। क्लियर है ये? कोई डाउट? तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। जब भी आपको बैड डेब्ट्स हो तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स की एंट्री करिए, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स में से रिड्यूस करिए। फिर आप चेक करिए कि ये प्रोविजन, ये जो बैड डेब्ट्स है सारा का सारा क्या प्रोविजन से रिकवर्ड हो गया। अगर हो गया तो आपको कोई लॉस नहीं, अगर नहीं हुआ तो जितना पार्ट आप रिकवर नहीं कर पाए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दोगे। क्लियर? थर्ड, फिर आपको जो नया प्रोविजन बनाना है उसको आप क्रिएट कर लोगे। आई होप आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप एक बार सारे कंसेप्ट्स की दोबारा से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करो तो वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। क्लियर? जिन भी बच्चों को ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपका एक लाइक, आपका शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है, हम और भी आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।